हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ये यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे और आज डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स और ए पेयर ऑफ टू प्लेन कॉइल्स। इसके लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने वाले हैं। देखिए किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं। लॉन्ग का मतलब बता चुका हूँ आप लोगों को, जहाँ पर जो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड होता है वो लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, वो होता है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आप ये मानिए कि ये प्राइमरी कॉइल है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है प्राइमरी कॉइल, और इस पर आपने एक इंसुलेटेड वायर लिया और उसको इस तरह से टर्न्स इसके ऊपर इनकी वाइंडिंग कर दी गई। तो दोनों का जो एरिया होगा, माने कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसुलेशन लगाकर इसके ऊपर इसकी वाइंडिंग, वायर्स की वाइंडिंग कर दी गई है, और वो भी काफ़ी लॉन्ग एरिया में की गई है। ये लॉन्ग एरिया में की गई है। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर, ठीक उसके अंदर एक एनवलप की फॉर्म में प्राइमरी कॉइल है। देखिए फिगर में आपको कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। इस तरह से होगा कि आपके पास ये है एक प्राइमरी कॉइल, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ये है। ये है, यह है प्राइमरी कॉइल। ये जो कॉइल बनाई मैंने, यह है प्राइमरी कॉइल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आप ये मानिए नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये है N1। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यह है A, और इसकी जो लेंथ है ये मान लीजिए है L। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक इंसुलेशन लगाया, यहाँ पर एक इंसुलेशन लगाकर इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग कर दी। मान लीजिए कि आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेलेक्ट किया, ये पोर्शन सेलेक्ट किया, और इसके ऊपर जो वाइंडिंग कर दी वो कर दी सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग। तो ये जो हो गई ये हुई सेकेंडरी कॉइल, ये हुई सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये मान लीजिए है N2। कॉन्टैक्ट एरिया जो है ये तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। अब फ़िलहाल एयर कोड मान के चलते हैं। अब हम लोग ये करते हैं कि प्राइमरी कॉइल जो हमारे पास है, ये जो अंदर रखी हुई है, इसमें हम लोग एक करंट फ्लो कराते हैं, स्टेडी करंट I1। जब वो फ्लो होगी इसके अंदर स्टेडी करंट I1, ये करंट चलेगी,
तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पास होंगी यहाँ से। लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हुआ B1, ये हुआ प्राइमरी कॉइल के लिए। ये सेकेंडरी कॉइल में तो करंट फ्लो थोड़ा हो रही है। तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की एक्सिस पर है ये वही सेकेंडरी कॉइल की एक्सिस पर है, इसलिए इसके एक टर्न से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इसका भी एरिया A है तो होगा B1 डॉट A वेक्टर, ये हो जाएगा, यानी B1A हो जाएगा सिंपली। B1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं B1 की वैल्यू लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। उसको पुट करेंगे आप लोग, एक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी आपने निकाल लिया B1 डॉट A करके, ये निकाल लिया आपने, या A2 मान लीजिए, A मान लीजिए, एक ही बात है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो A है। तो इस तरह से आप फाई भी निकालेंगे। और आप जानते हैं जो डेफिनेशन, जो फार्मूला है M का, ये होता है N2 φ2 अपॉन I1, इससे निकल आएगा। सही है ना। तो आप लिखेंगे कि इफ वी फ्लो ए करंट I1 in primary coil P, then magnetic field at its axis कितनी हो जाएगी B1। फॉर्मूला आता है B इजिकल टू म्यू नॉट NI, स्मॉल n आता है म्यू नॉट NI। तो n कौन सा, N1 और I1। N1 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स कितने हैं N1, कितनी लेंथ है L, तो जहाँ पर लिखा मैंने N1 वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स यानी N1 अपॉन लेंथ इंटू I1। इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जब इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके एक टर्न से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा। देन देखिए यही फील्ड जो मैंने लिखा है ये V1 है, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है। यही मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यही इस सेकेंडरी कॉइल S की एक्सिस पर होगी। आप लिखेंगे कि दिस मैग्नेटिक फील्ड will be at the axis of secondary coil S. So magnetic flux linked with one turn of secondary coil S कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो आप जानते हैं φ2 मानिए सेकेंडरी कॉइल के लिए, φ2 इजिकल टू होगा B, जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी है B1, और डॉट एरिया इसका A है, ये हो जाएगा। आप जानते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए B1 इंटू A cos 0 1 होता है। B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम 1 वी गेट, तो यहाँ से अगर आप देखें तो φ2 इजिकल टू हो जाएगा, जो लिखा है B1 वो है म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया A, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2।
Then from the definition of mutual inductance, क्या फॉर्मूला होता है? M इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। यहाँ पर phi2 वैल्यू पुट कर दीजिए। वी गेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस for a pair of two long solenoids। जब पुट कर देंगे यहाँ से तो M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई phi2 यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 इंटू A। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू N2 इंटू A अपॉन L। देखिए ये आएगा ना म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A, ये निकल के आता है। ये किसके लिए आता है? फॉर एयर कोड। अगर हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दें यहाँ पर, तो आप जानते हैं जो B1 की वैल्यू है वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि फॉर सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम लोग कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है वो यहाँ पर पुट कर दें तो ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि फॉर सॉफ्ट आयरन कोर जो M है ये होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन L, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि म्यू आर इंटू म्यू नॉट म्यू होता है, तो हो जाएगा म्यू N1 N2 इंटू A अपॉन L, ये हो जाएगा। तो आप देखिए जो फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जो हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनोइड्स हैं उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स देखें कौन कौन से हैं। पहली बात ये कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2। पहली बात ये कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों के उन पर डिपेंड करता है। अगर आपने N1 बढ़ा दिए तो ही बढ़ जाएगा, N2 बढ़ा दिए तो ही बढ़ जाएगा, दोनों को बढ़ा दिया तभी बढ़ जाएगा। आप देखिए दूसरी बात जो है वो जो दोनों का कॉन्टैक्ट एरिया है, कॉमन एरिया A, जो हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनोइड्स हैं उनका जो कॉमन एरिया A है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने कॉमन एरिया बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा। तीसरी बात ये कि M डिपेंड करता है म्यू सफिक्स R पर। अगर एयर कोल्ड है तो M कम होगा। अगर आपने सॉफ्ट आयरन को रख दिया उसके बीच में जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए म्यू आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है, तो आप देखिए M बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि सेपरेशन पर M डिक्रीजेस व्हेन सेपरेशन इंक्रीजेस। अगर ये दोनों कॉइल रखनी पास पास, ये प्राइमरी या सेकेंडरी, तो जो भी इससे लिंक्ड फ्लक्स है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो इससे भी लिंक्ड होगी। फ्लक्स लीकेज नहीं होगा। अगर फ्लक्स लीकेज नहीं होगा
तो जितना फ्लक्स यहाँ से लिंक्ड है वो इससे लिंक्ड है। अगर आपने सेपरेशन को बढ़ा दिया ये, तो फिर फील्ड लाइंस बाहर चली जा सकती हैं इससे, ज़रूरी नहीं सारी फील्ड लाइंस इससे होकर पास होंगी। तो फिर जो N2-φ2 होगा ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो M कम हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन पर। जो अगली बात है यह है रिलेटिव ओरिएंटेशन पर। अगर आप देखिए बिल्कुल इस तरह से पैक्ड है कि ये इसके अंदर बिल्कुल घुसा हुआ है, ये बिल्कुल कवर कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ एनवलप, तो उस वक्त M मैक्सिमम होगा। अगर ऐसे नहीं है, ऐसे रखा है, तो कुछ कम होगा। ठीक है ना, पैरेलल रखा है, थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ फ्लक्स लीक हो सकता है। इसके मुकाबले यहाँ तो सारा फ्लक्स पास जिससे हो रहा था, इसके ऊपर ही वाइंडिंग करी हुई थी, जब यहाँ से इस तरह से करी हुई थी तो सारा फ्लक्स पास हो रहा है इसी से ही होके। लेकिन अगर रखा है ऐसे तो थोड़ा बहुत लीक हो सकता है। अगर रख दिया ऐसे ये परपेंडिकुलरली तो फिर बहुत लीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर एनवलप की फॉर्म में है तो मैक्सिमम, पैरेलल है तो थोड़ा कम, और परपेंडिकुलर है तो टेंड्स टू 0, बहुत ही कम। समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बात आती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर हमारे पास दो कॉइल या दो सोलेनॉइड हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना फ्लक्स इसका हो उसकी कपलिंग इससे कंप्लीटली हो, वो इससे होकर पास हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो परफेक्ट कपलिंग हो रखी है। परफेक्ट कपलिंग केस में जितना भी फ्लक्स होगा वो पास होगा इससे, यहाँ से होकर। उसका अगर फॉर्मूला निकालें, हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला होता है K = M√L1 × L2, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो K है ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, जो M है वो दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 और L2 ये दोनों कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस हैं। ठीक है भाई, ये होता है। अब आप देखिए कि जो K की वैल्यू होती है, जो ये K की वैल्यू होती है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्यों लाई करती है 0 से 1 के बीच में? अगर आप देखिए कि बिल्कुल ये वाला केस है, परफेक्ट कपलिंग है यहाँ पर, तो उस वक्त जब परफेक्ट कपलिंग होगी तो जितना फ्लक्स इसका है वो सब यहाँ से पास हो रहा होगा। तो उस केस में परफेक्ट कपलिंग जब होगी तो M की वैल्यू 1 होती है, और जब थोड़ा दूर करते जाएंगे तो पूरी कपलिंग नहीं होगी तो K कम हो जाएगा, क्योंकि M भी कम हो जाएगा उस केस में। और अगर ऐसे कर दिया आप लोगों ने, ये परपेंडिकुलर कर दी है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये ऐसे रखे परपेंडिकुलरली, तो आप देखिए फ्लक्स लिंक्ड नहीं है। और जब फ्लक्स लिंक नहीं होंगे तो M की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि N2-φ2 0 हो जाएगा तो M 0 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स नहीं हैं, अगर आपके पास दो प्लेन कॉइल्स हैं तब क्या होगा? अगर आपके पास दो प्लेन कॉइल्स हैं तो हम किस तरह से उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ
प्लेन कॉइल्स, ये है। ये दो कॉइल्स हैं, मान लीजिए ये दो प्लेन कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये है N1, इसमें है N2, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब अगर आप लोग प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं, I1 प्राइमरी कॉइल में स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस ये पास होंगी, ये फ्लक्स लाइंस पास होंगी, आप देखिए। और इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इससे लिंक्ड होगा। आप ये मानिए कि इसकी जो रेडियस है ये है R1, इसकी जो रेडियस है ये है R2। तो हम लोग M निकाल सकते हैं। M की वैल्यू निकालने के लिए N2 ∅2 अपॉन I1, अब ∅2 यानी कि इसके एक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दीजिए, तो हम लोग M निकाल सकते हैं दोनों कॉइल्स के बीच का कितना M होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा या म्यूचुअल इंडक्टेंस M कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो जब अगर हम लोग करंट I1 फ्लो कराएंगे, आप लिखेंगे फॉर करंट I1 इन प्राइमरी कॉइल P, तो B1 कितना होगा, ये होता है म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, ये होता है। तो इसके एक टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल S, तो ये हो जाएगा ∅2। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो होगा B1 इंटू A2। B1 की वैल्यू होगी ये म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 और इंटू A2, ये हो जाएगी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पुट कर देंगे वैल्यू, from the definition of mutual inductance, M is equal to N2 ∅2 upon I1. We have in this case, इस केस में हो जाएगा M is equal to, देखिए N2 अपॉन I1 और इंटू ∅2 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो वो है म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू A2। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M जो बचेगा वो होगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 अपॉन 2R1, या तो इतना कह दीजिए, जहाँ पर A2 लिखा है सर्कुलर कॉइल के लिए, ये हो जाएगा तो ये भी आप कह सकते हो। ये किसके लिए है, ये एयर कोल्ड के लिए, ये आया एयर कोल्ड के लिए। अगर सॉफ्ट आयरन कोर है तो ये जो होगा म्यू आर टाइम्स हो जाएगा फॉर सॉफ्ट आयरन कोर, फॉर सॉफ्ट
आयरन कोर जो m होगा ये हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। और आप जानते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट म्यू होता है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू N1 N2 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दो कॉइल के बीच का या दो सोलेनोइड के बीच का, वो भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि प्राइमरी में कितनी करंट है, या वो करंट फ्लक्चुएट कर रही है, वेरी कर रही है, या स्टेशनरी है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं दोनों में, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कितना सेपरेशन है, कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, वो डिपेंड करता है उनके शेप पर, उसकी साइज़ पर, इस पर डिपेंड करता है। और ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सिस पर क्या फर्मेंट सब्सटेंस रखा हुआ है या एयर कोल्ड है, इन बातों पर डिपेंड करता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।